क्या चीज? अच्छा हाँ चलो ना, प्राकृतिक प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, इसमें है, ठीक है। देखो देखो भारत को भौगोलिक रूप से कई भागों में बांटा जाता है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप देखो, आज हम लोग सबसे पहले तो भारत का नक्शा बनाना सीखते हैं, ठीक है। नक्शा मतलब राज्यों को नहीं काटेंगे, पर नक्शा हल्का फुल्का बनाएंगे। जैसे भारत का सिर कैसे बनाया जाता है, तो ऐसे बनाया जाता है, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हो, और कई लोग ऐसा भी बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो जल्दी वैसे बनता है, ठीक है। अब हमको वैसा क्यों बनाना है मैं बता रहा हूं। देखो भारत के अगर ऊपरी हिस्से की बात करें, भूआकृतिक प्रदेश जब आप पढ़ रहे हो, तो भारत के ऊपरी हिस्से की अगर हम बात करें, ये ऊपरी हिस्से की बात करें हम, तो ये इस ऊपरी हिस्से पे आप जान रहे हो हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है जी? हिमालय, ठीक है। ये हिमालय पर्वत है ऊपरी हिस्से पे। और हिमालय पर्वत जो है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। जो हिमालय है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है बोलो? 4 भागों में। पहला ट्रांस हिमालय, पहला क्या है? ट्रांस हिमालय। दूसरा ग्रेट हिमालय, दूसरा क्या है? ग्रेट हिमालय, ठीक है। एक है ट्रांस और एक है ग्रेट हिमालय, या इसी को महान हिमालय या वृहद हिमालय कहा जाता है। ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय, और सबसे नीचे है हमारा शिवालिक हिमालय। क्या है सबसे नीचे? हमारा शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले तो यही समझना है कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवालिक हिमालय। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसी हिमालय को क्या करना है, हमको बनाना है, तो बनाते हैं। क्या हिमालय का ये वाला पोर्शन ही चाहिए हमको, है ना? नहीं, आगे तक चाहिए होगा, अरुणाचल प्रदेश तक, नामचा बरवा भी कवर करना है, क्योंकि तो थोड़ा सा अच्छे से बनाना होगा। नामचा बरवा भी लेना पड़ेगा ना। ये आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी लेना है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल भी लेना होगा, सिक्किम, ये जो राज्य है ऐसे निकला हुआ जान रहे हो भारत के ऊपर, ये सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश, इसको भी लेना होगा, ठीक है। अब हम लोग कलरफुल तरीके से बनाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे। सबसे पहला वाला ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय के भी 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4। जैसे हिमालय को आप 4 भागों में बांटकर पढ़ते हो, ट्रांस हिमालय भी कितने भागों में बटा हुआ है? 4 पार्ट में। सबसे पहला काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, लाइन से है, बिल्कुल लाइन से। देखो कैसे, सबसे ऊपर में आप कोई भी, जैसे पिंक कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो पर्वत श्रेणी है, ये काराकोरम है, दिख रहा है पर्वत जैसे। काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, और जास्कर के आगे कैलाश। ये कौन सा पर्वत है जी? कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो 4 पर्वत श्रेणी, ये पूरा ट्रांस है। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें, देखो हिमालय जैसे 4 भागों में बटा हुआ है, उसमें सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय भी 4 भागों में, KLJK, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। क्लियर है मामला? बोलो। पहला काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद कैलाश पर्वत श्रेणी। और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही केटू गार्विन ऑस्टिन, है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, क्या बोलते हैं इसको? केटू, 8611 मीटर। जितनी भी ऊंचाइयां हैं हम सब मीटर में पढ़ेंगे। 8611 मीटर ऊंचाई के साथ ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन वर्तमान भारत बोले, क्योंकि केटू जो है वो पीओके में है। कहाँ है? पीओके में, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इसीलिए वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कोई पूछ ले, तो वो है कंचनजंगा। क्या है जी? 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 8598 मीटर, ठीक है। क्या कर रहे हो जी? लिख रहे हो? कॉपी पेन बंद करो भाई, भूगोल है ये, है ना। थोड़ी देर बाद सब गोल हो जाएगा, इसको ध्यान दिमाग में इसको सेट करो,
ठीक है, इसको क्या करो, दिमाग में सीधा सेट करो, तब चीजों को समझोगे। ठीक, तो सबसे पहले हिमालय को 4 भागों में बांट लिए और सबसे ऊपर वाले को भी 4 भागों में बांट लिए, सबसे ऊपर वाले को भी 4 भागों में बांट लिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। देखो कैलाश पर्वत के पास ही क्या है, मानसरोवर झील है, जान रहे हो आप क्या है, मानसरोवर झील। यहां से सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, ये बह रही है सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है जी, सिंधु नदी, है ना। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे LJ, मतलब लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर से के बीच से होकर बहती है सिंधु नदी। अगर जास्कर की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे तीव्र ढाल, सबसे तीव्र ढाल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, फिसले मतलब सीधा नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट ढाल है, इसका नाम है राकापोसी। विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला जो पर्वत है वो लद्दाख में है। कौन सा है, नाम क्या है, राकापोसी। सोचो कितना स्ट्रेट ढाल होगा, बिल्कुल समझ रहे, मतलब कुछ पत्थर गिराए तो कितना स्पीड से नीचे जाएगा वो, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो काराकोरम, ये सारे नाम याद कैसे रहेंगे, ये सारे नाम याद ऐसे रहेंगे कि ट्रांस हिमालय को जब हम 4 भागों में पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर है काराकोरम, इसको बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्विन आस्टिन 8611 मीटर ऊंचाई के साथ पीओके में है ना। और पीओके भी तो हमारा है, बहुत जल्दी हमारा हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद लद्दाख को कैसे याद रखना है, लद्दाख श्रेणी को, तो लद्दाख में विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। जास्कर को कैसे याद रखना है, क्योंकि जास्कर के ऊपर से सिंधु नदी क्या होती है, क्रॉस होती है। ठीक है, कैलाश को क्यों याद रखना है, मानसरोवर झील, और महादेव के नाम से भी याद रखना है, कैलाश पर्वत। क्लियर, तो ये 4 पार्ट क्लियर हो गए, ट्रांस हिमालय खत्म। ठीक है, एशिया के रीढ़ किसको कहते हैं, काराकोरम को। केटू गार्विन आस्टिन किस पर्वत पर है, काराकोरम पर। राकापोसी किस श्रेणी में है, लद्दाख श्रेणी में है। ठीक है, मानसरोवर झील कहाँ है भाई, कैलाश पर्वत के पास। मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला अगला हमको बनाना है ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय चालू होगा ऐसा, और ये ग्रेट हिमालय जो है पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा, नेपाल होते हुए। ये ग्रेट हिमालय देख रहे हो, कंचनजंगा भी इसी में पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस ग्रेट हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में जो चोटी पड़ेगी इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा 7755, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7755। ठीक है, नामचा बरवा। ठीक, सबसे पहले यहां पर आएगा, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा नंगा पर्वत। इस पर कौन सा पर्वत पड़ेगा जी, नंगा पर्वत। ठीक है, ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर पे। ग्रेट हिमालय, इसको ग्रेट क्यों कहा जाता है, महान हिमालय क्यों कहा जाता है, विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी हिमालय पे, इसीलिए इसको ग्रेट हिमालय कहा जाता है या महान हिमालय। इसमें पूरा आपको क्या याद रखना है, चोटी, है ना। नंगा पर्वत 8126 मीटर है, कितना है, 8126। उसके बाद इधर आ जाओ, उत्तराखंड, बंदरपूछ, और 2 चोटी पड़ेंगे, एक पड़ेगा बंदरपूछ, एक क्या पड़ेगा, बंदरपूछ, यहीं पे लिखता हूं B, और एक पड़ेगा आपका नंदा देवी, है ना। बंदरपूछ 6313 मीटर है, सॉरी 6316 मीटर है, और नंदा देवी 7817 मीटर ऊंचाई के साथ नंदा देवी जो है उत्तराखंड में। ठीक है, अब समझ रहे हो ग्रेट हिमालय क्यों है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते जाओगे जैसे जैसे, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, एवरेस्ट जान रहे हो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ऐसे लाइन से आप देख रहे हो चोटियां बढ़ना होगा। अब एवरेस्ट का ऊंचाई बताओ जी, माउंट एवरेस्ट, मसालू, मकालू, अन्नपूर्णा। एवरेस्ट का ऊंचाई बताओ, एवरेस्ट का 8848, एवरेस्ट का ऊंचाई पड़े हो ना 8848, है ना, 8848 मीटर। ठीक है, और कंचनजंगा
8598 8598 8598 मीटर। नामचा बरवा 7755, एक्चुअल में 7756 है, याद करने के लिए 7755 बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 7755, ठीक है। और एवरेस्ट तो जान ही गए आप, 8848। कंचनजंगा आप जान गए कितना, 8598। और नंगा पर्वत 8126, 8126। K2 तो आपको पता ही है, ये सब के ऊंचाई याद करना है, लेकिन अभी नहीं है ना, अभी पार हो जाओगे। चलो अगला चलते हैं, लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय बड़ा ही आसान हिमालय है। क्यों भाई, ये क्यों आसान है, तो आओ जानते हैं इसके बारे में, लघु हिमालय के बारे में। ग्रीन कलर शिवालिक को लेंगे, है ना, ब्लू कलर लेते हैं। ब्लू कलर हो चुका है, कौन सा कलर ले जी, रेड कलर लेते हैं, रेड। देखो जम्मू कश्मीर में जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय जो है 3-4 भागों में बटा हुआ है। जम्मू कश्मीर वाले को पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहा जाता है, पीर पंजाल, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड आएगा मसूरी श्रेणी, और नेपाल आएगा महाभारत श्रेणी। 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे आपने ट्रांस हिमालय को 4 भागों में पढ़ा, वैसे लघु हिमालय को भी आप क्या करोगे, 4 भागों में पढ़ोगे। कितने भागों में, 4 भागों में। जम्मू कश्मीर में क्या पड़ेगा इसका, पीर पंजाल। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड में मसूरी, नेपाल में महाभारत, महाभारत श्रेणी। मतलब महाभारत श्रेणी, श्रेणी का मतलब पर्वत श्रृंखला होता है, ठीक है। और वैसे ही आपका आगे बढ़ेगा शिवालिक, क्या पढ़ेगा, शिवालिक, ठीक है। ये बढ़ेगा आगे शिवालिक, ये देखो ये शिवालिक भी आगे जाएगा पूरा ऐसे करके, ये शिवालिक बनाना होगा। तो 4 कलर में 4 श्रेणियां आपने पढ़ ली, है ना, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। शिवालिक श्रेणी में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जम्मू कश्मीर में घास के मैदान पाए जाते हैं शिवालिक श्रेणी में, उसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में इसी घास के मैदानों को दून के नाम से जाना जाता है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको याद रखना होगा शिवालिक श्रेणी को। सबसे नीचे कौन सा श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी। और उसके बाद भारत का मैदान शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, भारत का मैदान। तो इस तरह से जो भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, मतलब हिमालय पर्वत है, उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें ट्रांस और लघु को भी आपको 4-4 भागों में बांट के पढ़ना होगा। बृहद हिमालय में सारी ऊंची चोटियां आपको देखनी है। इसके अलावा हाँ द्वार भी, दून और द्वार भी, जैसे हरिद्वार, ठीक है, दून और द्वार दोनों देखना है। और इसके अलावा आपको देखना है शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो ऐसे 4 भागों में बांटेंगे। अब चलो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं भाई, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को बताओ बंदरपूछ कहां दिख रहा है भाई, बंदरपूछ चोटी, बृहद हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ट्रांस हिमालय को जब 4 भागों में बांटा गया है, तो आपको ये बताना है कि वो 4 भाग में सबसे पहला कौन सा है, काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम श्रेणी, इसको और क्या कहा जाता है, एशिया के रीढ़ कहा जाता है। इस पे कौन सा चोटी है, क्या कहा जाता है, K2 कार्बोनास्ट्रीन, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611। वैसे ही लद्दाख, लद्दाख को क्यों पढ़ना है हमको, लद्दाख को क्यों पढ़ना है, तीव्र ढाल वाली यहाँ पर चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, उसका नाम क्या है, राकापोशी, ठीक है। लद्दाख को इसलिए पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जास्कर, जास्कर को क्यों पढ़ना है जी, क्योंकि इसके ऊपर से कौन सी नदी गुजरती है, सिंधु नदी गुजरती है। अगला कैलाश पर्वत क्यों पढ़ना है, मानसरोवर झील, ठीक है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, ठीक है।
नेक्स्ट मामला है ग्रेट हिमालय का, और यही खतरा है। नंगा पर्वत से शुरू होता है। नंगा पर्वत कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। ऊंचाई मैंने बताया था अभी आपको, 8126 देख के बता दिए। 8126 नंदा देवी। बंदरपूछ 6316, सॉरी हाँ ये नंगा पर्वत 8126, बंदरपूछ 6316, नंदा देवी आसान है 7817 भी आ जाएंगे, राक्षस लोग को भी देवी है भाई संभाल लेगी, तो ऐसे 7817 याद रख लो। आ जाओ भाई 7817 है ना, 7817 7817 मीटर। आगे पढ़ो। सबसे पहले धौलागिरी 8172, 8172, अन्नपूर्णा 8078, 8078। उसके बाद मसालू, मसालू का याद नहीं करना है, हाय थोड़ा हाई जी लगा नहीं। एवरेस्ट 8848, मकालू 8481। मकालू की ऊंचाई कितनी है? 8481। कंचनजंगा 8598, 8598, और नामचा बारवा 7755, 7755। तो ये आपको ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट क्यों समझ में आ गया ना? आपको भी समझ में आ रहा है वो ग्रेट क्यों है भाई? ये आ रहा है समझ में? इसलिए ग्रेट है। अगला आते हैं हम किस पे? लघु हिमालय पे। लघु हिमालय क्या बोलता है कि मैं जो है 4 भागों में बटा हुआ हूं। जम्मू कश्मीर में मेरे को पीर पांजाल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वहीं मेरे को उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी के नाम जाना जाता है। तो वहीं पर आपका नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है जी। चलो उसके बाद आगे आ जाओ। कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी की अगर हम बात करें तो शिवालिक श्रेणी को क्यों याद रखना है हमको? क्यों याद रखना है जी? क्योंकि इसमें जो घास के मैदान है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में उसको मर्ग के नाम से जाना जाता है, गुलमर्ग। एग्जाम्पल गुलमर्ग, ठीक है। वैसे ही ऐसे ही घास के मैदान उत्तराखंड में भी है, जिसको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे हरिद्वार और दून में देहरादून है ना, देहरादून कोटली दून, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्वत श्रेणियों को, हिमालय को आप 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हो। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो फिर नीचे के पर्वत श्रेणी बहुत आसान है। इसके नीचे अरावली आएगा, है ना, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री आएगा, खत्म कहानी। समझ रहे हो? बस 4 पर्वत और देखने हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री, है ना। अगर पूछे कि सबसे भारत में बनने वाला सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो हिमालय नया पर्वत है, पुराना नहीं है। और भारत में बनने वाला सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो उसको पढ़ेंगे हम अरावली, ठीक है। उसको कब क्या पढ़ेंगे जी? हम अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे। तो ऐसे जब आप पर्वतमाला और आगे नीचे जाओगे, इतना तो पढ़ लिए आप, है ना। थोड़ा मोटू हो गया भाई, इसको पतला करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, यहां पर जो पर्वत श्रेणी है इसको बोलते हैं अरावली पर्वतमाला। इसको क्या बोलते हैं? अरावली पर्वतमाला। अरावली के नीचे ये विंध्याचल है, विंध्याचल के नीचे ये सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के नीचे ये जो दिख रहा है आपको, ये सह्याद्री है। सह्याद्री, अरावली, विंध्याचल, ये पर्वतमाला कौन सा है? अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत में बनने वाला सबसे पुराना पर्वत है। ये पुराना है, हिमालय सबसे नया है जो पढ़े हो आप। इसके बाद विंध्याचल है, नीचे क्या है? विंध्याचल। उसके नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे सह्याद्री। इसी को वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री को, ठीक है। इसी को क्या जाना जाता है? पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पश्चिम साइड है ना, और इस तरफ को पूर्वी घाट कहते हैं। इस तरफ जो पर्वत है ना, इस तरफ को पूर्वी घाट कहते हैं, उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्वी घाट अलग पढ़ना है, पश्चिमी घाट अलग पढ़ना है, क्योंकि पूर्वी घाट में भी बहुत सारे पर्वतमाला है ना। जवादी, सेवराय, नल्ला मलाई से लेकर वेलीकोंडा, पालकोंडा, ऐसे पर्वतमाला पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये सब पूर्वी हिमालय में है। तो आज के लिए सिर्फ हिमालय, है ना।
और कल फिर टाइम मिलेगा तो कल हम लोग क्या करेंगे, पूर्वी तरफ को देखेंगे, ठीक है। इस तरफ को थोड़ा क्लियर करेंगे, इधर भी जाएंगे, ठीक है, इधर भी बहुत सारे पर्वतमाला है, ठीक, इधर भी जाएंगे। लेकिन ये आप देख लिए रहो, क्योंकि विंध्याचल, सतपुड़ा, इसके बाद सह्याद्री को भी बांटना होगा हमको, सह्याद्री को भी बांट के पढ़ेंगे और पूर्वी घाट को बांट के पढ़ना होगा, ठीक है, क्लियर। चलो हिमालय में आ जाते हैं। अब ऑनलाइन वालों का ये प्रश्न है कि इतना सारा याद कैसे होगा, तो इसमें आप क्लू ढूंढते हैं, ठीक है, कैसे। तो एवरेस्ट आपने पढ़ा 8848, ये बचपन में भी हम पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है, 8848 एवरेस्ट आपने पढ़ा क्या, 8848 लिख देता हूं, चलो 8848 ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये है भाई 8611 K2, समझ रहे हो। और तीसरी कौन सी होगी फिर, कंचनजंगा। मतलब विश्व के जो तीनों ऊंची चोटियां हमारे हैं, एक नेपाल में है, ठीक है, एवरेस्ट, K2 हमारे यहाँ ही है, ये भी हमारे यहाँ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, विश्व की ऊंची चोटियां जब पढ़ना होता है तो पहला एवरेस्ट पढ़ते हैं, दूसरा है K2, तीसरा है एवरेस्ट, कंचनजंगा, तीसरा क्या है, कंचनजंगा। ये तीनों याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 8611, वर्तमान भारत की पूछे तब कंचनजंगा है, क्योंकि वो तो PFA में है ना। ऐसे पूछेगा नॉर्मल क्वेश्चन तो K2 लेना है 8611 के साथ, और वर्तमान भारत की पूछे तो 8598 के साथ कंचनजंगा, क्लियर। नामचा बरवा आसान है, क्यों आसान है जी, 7755 करके याद रखते हैं, है ना, 7755 लिख रहा हूँ, 56 उतना ही है, 7756 मीटर याद रखने के लिए हम लोग 7755 करके याद रखते हैं, तो ये ऐसे याद हो जाएगा, क्लियर। तो इसमें देखो आपने कितना कवर कर लिया, 1 2 3 4 आपने कवर कर लिया। पहले जब भी आप हिमालय पर्वत में ग्रेट हिमालय को पढ़ो, ये 4 पहले याद होने चाहिए। अगर ये 4 याद हो गए तब आगे जाएंगे, जिसमें नंदा देवी आसान है। क्यों आसान है भाई नंदा देवी, क्योंकि नंदा देवी जो है 7 8 1 7, ये तो देवी भी बोल रही है आ जाओ भाई 7 8 1 7 ही आ जाओ, समझ रहे हो। तो ये भी एक ट्रिक जैसा है, इसलिए ये भी याद हो जाएगा। और ये है बंदर पूछ, बंदर पूछ है 6316 मीटर, सब मीटर में है, सब क्या है मीटर में, ये बंदर पूछ ऊंचा चोटी है। इसके बाद नंगा पर्वत इसलिए याद रखना है क्योंकि 8126 मीटर, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है भाई, जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। बंदर पूछ और नंदा देवी दिख रहा है उत्तराखंड, बाकी ये सारे दिख रहे हैं आपको कहाँ, नेपाल में, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, 5 याद रखने हैं। कितना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, इतने याद होने चाहिए। इसके बाद की जो है वो याद रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं, ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक, इतना आपको पहले याद रखना है, उसके बाद आप जो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू का याद रखोगे, ठीक है। अब बताओ मैंने धौलागिरी का क्या बताया था, फिर उसको और डिटेल करेंगे ना, ट्रांस हिमालय की ओर जाएंगे। लिख तो लिए हो चोर लोग, कॉपी पेन बंद करने बोला था ना, कैसे याद होगा बताओ, लिख लोगे तो थोड़े ना याद होगा जी, वो तो स्कूल वाला चीज रहा, लिखने से याद हो जाएगा, ऐसे में एग्जाम कैसे निकलेगा। लिखने से अगर आपको लग रहा है कि याद हो जाएगा तो सीधा याद करना है क्लास में। चलो यहीं पे लिख देता हूं, धौलागिरी 8172 है ना, धौलागिरी का अलग से याद रखना है आपको 8172 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर और मकालू 8481 मीटर, बढ़िया नाम है मकालू, ठीक है, मकालू 8481 मीटर। ये आप याद नहीं भी रहोगे चल जाएगा। इसके अलावा आपको क्या याद रहना चाहिए, तो ग्रेट हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय है, वो 4 भागों में बटा हुआ है। KLJK से याद रखना है, काराकोरम, एशिया के रीढ़, K2 गार्विन ऑस्टिन, लद्दाख सबसे तीव्र ढाल, राकापोसी,
ठीक है। इसके अलावा जास्कर श्रेणी, उसके ऊपर सिंधु नदी जा रही है। उसके बाद कैलाश, जहां पर मानसरोवर झील है। लघु हिमालय को भी 4 भागों में बांटकर पढ़ना है। जम्मू कश्मीर वाला पीर पांजाल, हिमाचल प्रदेश वाला धौलाधर, उत्तराखंड वाला मसूरी, और नेपाल वाला जी महाभारत। नेपाल वाला महाभारत। ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद इधर बढ़ेंगे आगे, तो ये है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक में सिर्फ दून और द्वार आपको याद रखना है, मर्ग याद रखना है, जो घास के मैदान है। मर्ग जम्मू कश्मीर वाला गुलमर्ग है, जैसे वैसे ही द्वार से हरिद्वार, दून से देहरादून, समझ रहे हो? ऐसे याद रखना है, तो ये हो जाएगा कवर। तो बताओ, हिमालय हो गया कवर। 4 भागों में बांटना है, ट्रांस को भी 4 से और लघु को भी 4 में। और बृहद में तो ग्रेट ग्रेट और ग्रेट पढ़ना है, बिल्कुल पहला दूसरा तीसरा ऐसा। अब ऊंची चोटियां याद रखनी होंगी, ग्रेट हिमालय कवर। ठीक है, तो ये हिमालय पर्वत है। अब इसके साथ नीचे वाला मिला देंगे तो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी में बहुत सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, चलो एक बार मिलाते हैं। जम्मू कश्मीर में ये कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। यहाँ पर उत्तराखंड में बंदरपूछ और नंदा देवी। नेपाल में चालू करेंगे सबसे पहले धौलागिरी, ये धौलागिरी है, धौलाधर है, ये धौलागिरी। फिर अन्नपूर्णा, मसालू है जी, इसी का तो ऊंचाई याद नहीं रखना है, मसालू। उसके बाद एवरेस्ट, मकालू है। मैं कालू कैसे बोल रहे हो भाई? ये मैं कालू कौन बोला, सही बताओ। है? कौन बोला मैं कालू, बताओ। ये मकालू है, मकालू। ठीक है, ठीक। उसके बाद कंचनजंगा और नामचा बरवा, ये हमारे यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है ना। नामचा बरवा के पास से ही तो वो नदी आती है ना, ऐसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इसी से घूम के आती है नामचा बरवा से। ठीक है, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल रही है। 3 नदियां निकलती हैं टोटल। एक सिंधु नदी इस तरफ बहेगी, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जाएगी उधर, नामचा बरवा से घूम के अंदर आएगी असम में, और एक यहीं से घुस जाएगी अंदर, सतलज नदी। इस मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी ऊपर जम्मू कश्मीर तरफ से, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे तिब्बत में बहते हुए, ऐसे बहते 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 ये नामचा बरवा के पास से अंदर घुसेगा, अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए, वहीं से निकलती है मानसरोवर झील से। हाँ, बोखरचू नामक जगह है, वहां से। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यहां से निकलती है, और चेमा युंगडुंग वहीं जैसा नाम है। और ये सतलज नदी जो है ना, यहाँ के राकस ताल से निकलती है, मानसरोवर झील के पास राकस ताल नामक जगह से निकलती है। अलग अलग नाम है, ज्यादा अंदर मत जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बस ये याद रखो, मानसरोवर झील के पास से 3 नदियां निकलती है, एक सिंधु नदी, उसके बाद सतलज नदी, और इस तरफ ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, बाकी नदियों के टॉपिक में पढ़ना होता है। ठीक है, चेमा युंगडुंग या इसी को अंगासी ग्लेशियर कहते हैं, उसी को। चलो, तो ये हो गया हिमालय, है ना। एक पार्ट में हिमालय, बस सेकंड पार्ट में हम नीचे को देखेंगे। तो कल समय बचा तो नीचे वाला पार्ट को देखेंगे। ठीक है, एक पार्ट में हिमालय से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, मेरे को तो याद है। हाँ? नहीं, बहुत दिन हो गया यार, भारत का भूगोल पढ़ाया नहीं था, है ना। ऐसे याद करो आप लोग भी, बुक बुक देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ऐसे याद रखो। थोड़ा लाइब्रेरी में बैठ के अपने आप को घिसोगे तब तो याद होगा, है कि लाइब्रेरी में बैठ के रील्स देखते रहोगे, हैं? लाइब्रेरी रील्स देखने के लिए नहीं है, लाइब्रेरी मोबाइल यूज कर रहे हो तो पढ़ो। नहीं भूलोगे, लाइब्रेरी में घिसो अपने आप को, नहीं भूलोगे। या घर में घिसो। कितने लोग लाइब्रेरी जाते हो भाई? जा रहे हो? अब बाकी लोग घर में पढ़ रहे हो? अच्छा, ठीक है। अब कितने लोगों का घर यहीं है? नहीं है?
हाँ, आप लोगों को छोड़कर बाकी लोग, जिन लोगों का घर यहाँ नहीं है, रूम में बैठ के पढ़ते हो? हाँ, बिलासपुर आए हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ठीक है, रूम में नहीं हो पाएगा। साढ़े 4 बजे छुट्टी हुआ है कल, तो आप लोग तो अधिकारी बनने आए हो ना भाई, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो एक टाइम इधर घिसाना है, दूसरा टाइम लाइब्रेरी में घुसाना है, 5 से 10 लाइब्रेरी में घिसो अपने आप को। जो डिप्टी कलेक्टर बनने आए हैं तो डिप्टी कलेक्टर जैसे योग्यता और मेहनत चाहिए कि नहीं? तो एक टाइम पूरा आपको यहाँ घिसना होगा। और जिसको 3rd ग्रेड का नौकरी चाहिए जिनको, उनको जो है 12-1 बजे तक घिसो आप अपने आप को यहाँ क्लास में, और बाकी टाइम लाइब्रेरी। और जिन लोगों को 2nd क्लास ऑफिसर बनना है, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अकाउंट ऑफिसर ये सब बनना है, तो आपको तो 4 तो आराम से बजेंगे क्लास में। और उसके बाद का समय 4 के बाद 1 घंटे बस है आपके पास, जाके 1 घंटे में खा पी के जो भी पहुंचो तुरंत लाइब्रेरी, और 5 बजे से 10 बजे तक आपको लाइब्रेरी में घिसना होगा आपको अपने आप को। अब शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन वालों को जानने की इच्छा हो रही है हमको कितना घिसना है, ठीक है। तो जो शिक्षक भर्ती वाले हैं और आप लोगों को 3 घंटे क्लास में घिसना है अपने आप को, और 3 से 3 दूनी कितना होता है, 6 घंटे आपको लाइब्रेरी में घिसना है अपने आप को। तो बढ़िया 4 से 10 बैठ जाओ लाइब्रेरी शाम के टाइम को, 2nd टाइम को लाइब्रेरी में निकालो, 1st टाइम को क्लास में, बस। और जिन लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, बढ़िया, अच्छी बात है, मेहनत करिए। ऐसा नहीं है घर में बैठ के पढ़ने वालों का नहीं होता है, पर उसके लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि लाइब्रेरी जाने से ही सिलेक्शन हो जाता है। लाइब्रेरी आपको एक माहौल देता है कि बगल वाले को देखकर इच्छा हो जाती है, पढ़ लेते हैं भाई करके, ये तो बगल वाला उठा लेगा इस बार सिलेक्शन, होता है कि नहीं? ऐसे पागल लोग मिलते हैं ना लाइब्रेरी में, जिसको 24 घंटा वहीं पे बैठे देखोगे, बताए पागल हो जाएगा ये पढ़ के 12 घंटे 15 घंटे। ऐसा नहीं है, हमने जो है, हम तो लाइब्रेरी गए नहीं, हम लोग घर ही में 14 घंटा निकाल देते थे। कौन लाइब्रेरी जाने आने में समय बर्बाद करे, ऐसा लगता था हमको, क्योंकि वहाँ उस समय निश्चय दृढ़ था बिल्कुल, बताए, इस कारण हम लोग लाइब्रेरी रूम में ही निकाल देते थे, बताए। लेकिन लाइब्रेरी अभी के समय में तो लोग रूम में निकाल ही नहीं पाते हैं, 14 घंटा पढ़ लें, ठीक है। तो अभी के समय पे लाइब्रेरी ज्यादा सुटेबल है इस समय पे। और अगर जो घर में पढ़ लेता है उसके लिए लाइब्रेरी जरूरी नहीं है। जिसका ध्यान भटकता नहीं है, जिसका ध्यान भटकता है उसके लिए लाइब्रेरी एकदम अनिवार्य है भाई। अगर आपका ध्यान भटकता है तो लाइब्रेरी में बैठो, और ध्यान नहीं भटकता है तो घर में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। एक दिन में अगर आप 6 से 8 घंटे निकाल ले रहे हो पढ़ने के लिए, तो ये मान के चलो कि सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा, है ना। और अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो बस बाकी जैसे बाकी 1-1.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं ना, और नौकरी तो वैसे भी 200-300 लोगों को ही मिल रहा है जितना पोस्ट आएगा, ठीक। तो बाकी के तरफ आप शामिल हो, उस पार से इस पार, है ना। जैसे अगर देखा जाए तो इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं एकदम कचरा टाइप, ठीक है, और सिलेक्शन बस इन लोगों का होना है। तो इधर से इधर आने में कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो ये भीड़ में कोई कर नहीं पा रहा है, ठीक है। क्लासेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। अगर क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो कंटिन्यूटी मेंटेन कैसे होगा? थोड़े ही दिन में क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, बताए। और क्लास करते रहोगे तो एक तरफ से ये भी सिलेबस चल रहा है। अब बात यहाँ पर ये है ना कि क्लास का जो सिलेबस चल रहा है उसके अलावा आप कितना मेहनत कर पा रहे हो अदर सब्जेक्ट पे। जैसे मान लो क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके क्लास में चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पे हिस्ट्री नहीं चल रहा है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हिस्ट्री निकाल कर 2 घंटे पढ़ के दिखाओ डेली, तब मजा आएगा, समझ गए? तब आपको लगेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है जो सब्जेक्ट क्लास में नहीं चल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे गलती क्या होता है कि हाँ ये सुन लिया, पूरा बात सुनना चाहिए, इसीलिए आपने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया,
अब दूसरे दिन आप क्या निकाल ले रहे हो, जियोग्राफी निकाल रहे हो, इसको आपने रोक दिया। नहीं, आज तक जो भी काम हमने लिया है बहुत ही कम ऐसे काम होंगे जिसको हमने पूरा किया है। कोई भी काम उठाओ, इसको कंप्लीट करना जरूरी है। हिस्ट्री के लिए अगर आपने कोई बुक उठा लिया मतलब उसको कंप्लीट करना जरूरी है, समझ गए। इसीलिए अगर कोई भी सब्जेक्ट उठाओ तो सोच समझ कर उठाओ, उसका एक टाइम लाइन डिसाइड करो कि हाँ मैंने हिस्ट्री उठा लिया, यह सिर्फ एग्जाम्पल है, तो इसको मैं 30 दिन में पढ़ के कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें 30 दिन में हमारे 25 दिन इसके पढ़ने में लगने वाले हैं और 5 दिन हम इसको रिवीजन करेंगे। इस तरह से आपको क्या बनाना होता है, स्ट्रेटेजी। तब तो लगेगा कि आप दूसरों से कुछ अलग कर रहे हो, तब तो इधर से आप इधर आ पाओगे। ठीक, ठीक, चलो तो आज का मामला यहीं पर खत्म करते हैं।